आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 27 और सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है सूड बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। सो इस बेस पे क्लियर हो रहा है कि इस ऑर्डर के नॉर्मली टू सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट इस ऑर्डर का ये है कि ये ऑर्डर डील करता है इस सब्जेक्ट से कि जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा होता है, जब वो सूट इंस्टीट्यूट करती है किसी पर्सन के अगेंस्ट। तो एक तो ये ऑर्डर इस मैटर से डील करता है। मतलब जब गौ एक तो ये इस मैटर से डील करता है जब गवर्नमेंट दावा करती है या उसके अगेंस्ट दावा किया जाता है। एक तो ये इस सब्जेक्ट से डील करता है। दूसरा इस सब्जेक्ट से जो है वो फर्स्ट 6 रूल जो हैं इस ऑर्डर के, वो इस फर्स्ट सब्जेक्ट से डील करते हैं। सेकंड सब्जेक्ट जो इस ऑर्डर का है जिसके बारे में इस ऑर्डर में बात की गई है वो ये है कि जब एक पब्लिक ऑफिसर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई सूट इंस्टीट्यूट करता है या इसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है। ये सेकंड पोर्शन जो है इस ऑर्डर का इस पोर्शन से डील करता है, इस सब्जेक्ट से डील करता है, और जो रूल 7 और 8 हैं इस ऑर्डर के वो इसी पोर्शन से मुतल्लिक बात करते हैं। सो टोटल 8 रूल हैं इस ऑर्डर के। फर्स्ट 6 रूल गवर्नमेंट के बारे में हैं और लास्ट 2 रूल पब्लिक ऑफिसर के बारे में। उसके अलावा भी इसके 2 रूल हैं, रूल 8A और 8B, वो इसकी जनरल प्रोविज़न है, यानी उसकी जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट से मुतल्लिक ही बात करती है। सो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, मतलब जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट किया जा रहा है या फिर वो दावा दायर करे किसी पर्सन के अगेंस्ट। इन एनी सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट शैल बी साइन्ड बाय सच पर्सन एज़ द गवर्नमेंट बाय स्पेशल सॉरी as the government may by general or special order appoint in this behalf। सो कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रही है या इसके अगेंस्ट कोई सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, तो इस मैटर के अंदर जो प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट है ना, मतलब जब वो दावा दायर करेगी सबसे पहले, फिर वो प्लेंट सबमिट करेगी, और जब वो उसके अगेंस्ट हो रहा है तब वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाया करेगी वगैरह। इन दोनों सिनेरियो के अंदर जो सिग्नेचर है ना उस प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट पे, वो उस पर्सनैलिटी ने, उस पर्सन ने करने हैं जिसे गवर्नमेंट जो है वो इसी पर्पस के लिए स्पेशली या जनरली ऑर्डर के थ्रू अपॉइंट करती है, एंड शैल बी वेरीफाइड बाय एनी पर्सन whom द गवर्नमेंट मे सो अपॉइंट एंड हु इज acquainted विद द फैक्ट ऑफ अ केस। इसी तरह ये प्लेड और रिटर्न स्टेटमेंट जस्ट साइन तो नहीं होती, क्योंकि ऑर्डर 6, 7, 8 के अंदर रिक्वायरमेंट है कि प्लीडिंग आपकी साइन और वेरीफाइड दोनों होनी चाहिए। प्लीडिंग जो है वो मतलब प्लेट और रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर 6 रूल 1 के तहत। सो कह रहे हैं कि इसको साइन तो उस पर्सन ने करना है जिसे गवर्नमेंट ने जनरली या स्पेशली ऑर्डर के थ्रू अपॉइंट किया कि भाई आपने इस प्लेट और रिटर्न स्टेटमेंट को साइन करना है। वेरीफाई से उस पर्सन ने करना है जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इस पर्पज के लिए, या वो पर्सन जो कि केस के फैक्ट के बारे में जानता है। सो नेक्स्ट आ जाता है रूल 2। आई होप रूल 1 क्लियर हो गया होगा, आसान सा था। रूल 2, पर्सन ऑथराइज टू एक्ट फॉर अ गवर्नमेंट, मतलब पहला रूल डील करता था कि भई जब गवर्नमेंट के बिहाफ़ पे दावा दायर किया जा रहा है या उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो प्लीडिंग है, यानी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, उसकी साइन और वेरिफिकेशन किसने करनी है। रूल 1 हमें उस पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा था। रूल 2 ये कह रहा है कि भई अब आपने दावा कर दिया या आपके अगेंस्ट दावा हो गया, अब ज़ाहिर-सी बात है अपने कोर्ट की पेशियों में भी तो जाना है, तो वो कौन-सा पर्सन है जिसके पास ये अथॉरिटी है वो कि गवर्नमेंट के बिहाफ़ पे गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट कर सकता है। वो केस के अंदर गवर्नमेंट के बिहाफ़ पे वो गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट कौन पर्सन कर सकता है, मतलब कोर्ट के अंदर उस गवर्नमेंट को कौन पर्सनैलिटी रिप्रेज़ेंट करेगी, कौन उसके बिहाफ़ पे अपीयर होगी, प्लीड करेगी, तो वो कौन पर्सन हो सकता है। रूल 2 इस चीज़ से डील कर रहा है। सो कह रहे हैं पर्सन बीइंग एक्स ऑफिशियो और अदरवाइज़ ऑथराइज्ड टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी जुडिशियल प्रोसीडिंग or otherwise authorized to act for the government in respect of any judicial proceeding shall be deemed to be a recognized agent by whom appearances, act or application under this code may be made done on behalf of a government। So सिंपल सा ये रूल है। वो कह रहे हैं एक तो वो पर्सनैलिटी जिनका एक्स ऑफिशियो एक लेटर टर्म है जिसका मतलब है बाय ऑफिस बाय द विच ऑफ ऑफिस, मतलब एक पर्सन जिसका कोई ऐसा वो ऑफिस होल्ड डाउन करता है जिस ऑफिस की बेस पर उस पर ये ऑब्लिगेशन है, या फिर ऑफिस के अलावा किसी और दूसरे पर्सपेक्टिव में, मतलब जैसे किसी गवर्नमेंट ने स्पेशली जनरली अपॉइंट कर दिया कि वो ना जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोर्ट की तरफ से अपेयर हो सकता है। वो पर्सन हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि वो गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज एजेंट है, और रिकॉग्नाइज एजेंट होने की वजह से वो जो है वो अंडर दिस कोड गवर्नमेंट के बिहाफ पे ड्यूरिंग अ प्रोसीडिंग अपेयर हो सकते हैं, कोई दरख्वास्त दे सकते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो रिकॉग्नाइज एजेंट में ये हमें पता चल गया रूल 2 में कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस के अंदर कौन पर्सन एक्ट अपेयर और एप्लीकेशन देगा, तो वो पर्सन होगा रिकॉग्नाइज एजेंट। और रिकॉग्नाइज एजेंट कौन सा कंसीडर किया जाएगा? वो पर्सन जो कि अपने ऑफिस की वजह से या वैसे जैसे गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, उनके बिहाफ पे पेयर हो सकता है, वो पर्सन रिकॉग्नाइज एजेंट कहलाएगा।
अब इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें, तो एग्जांपल ये है, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स को ले लें कि अगर किसी पार्टी ने गवर्नमेंट ने कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से कोई पुल वगैरह बना हुआ है, और ड्यू टू मिसहैप वो पुल गिर जाता है और उस पर उस टाइम जितनी भी ट्रैफिक थी उन सब की डेथ हो गई। तो अब जनरल पब्लिक और गवर्नमेंट के दरमियान डिस्प्यूट है। वो लोग इनसे कंपनसेशन माँग रहे हैं, और जो जानी माली उनका नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है, वो कोर्ट के दरमियान वो गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ के कि गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हुआ। या फिर कोई रेलवे का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, और रेल जो है वो जो उसका कोई हादसा हो गया और उसमें जितने भी मुसाफिर थे वो सब लोग फ़ौत हो गए। तो उन लोगों ने भी रेलवे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। अब जो उस रिस्पेक्टिव रेलवे डिपार्टमेंट का जो अमला होगा गवर्नमेंट का, वो बंदा, और इसी तरह जो है वो जो पुल जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की थी वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, उनकी वो लोग जो वहाँ पर जिन पर्सन को गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया होगा ना, मतलब जो उस डिपार्टमेंट के बेसिकली रेलेवेंट हेड होंगे, वही उस केस में गवर्नमेंट को रिप्रेज़ेंट करेंगे। पार्टी तो उस केस में गवर्नमेंट ही होगी, लेकिन रिप्रेज़ेंट वो करेंगे, वो रिकॉग्नाइज़ एजेंट होंगे। सो वो जनरल पब्लिक के अगेंस्ट वो ही इस केस को डिफेंड करेंगे। सो आप यहाँ पर ले सकते हो अपने माइंड में आइडिया कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट होते हैं, उस वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट एक जनरल पब्लिक और एक किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल डिपार्टमेंट के किसी पर्सन के दरमियान होते हैं। तो ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है इस ऑर्डर को समझने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स। सो आई होप एग्जांपल के साथ आपको ये चीज़ समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है रूल 3, वो कह रहे हैं प्लेड इन सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। मतलब जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट दावा दायर किया जा रहा है या वो कर रही है, इन सूट बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, instead of inserting in the plaint the name and description and a place of residence of the plaintiff or a defendant, it shall be sufficient to insert the appropriate name as provided in section 79. सो वो कह रहे हैं कि जब भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट करना है आपने, या उसने सूट करना है किसी के अगेंस्ट, तो बजाय प्लेंट के अंदर आप लोग प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की नेम, डिस्क्रिप्शन और प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखने के बजाय, जो कि ऑर्डर 7 रूल 11 की रिक्वायरमेंट है कि प्लेंट, डिस्क्रिप्शन और प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपने प्लेंटिफ डिफेंडेंट का लिखना है, वो कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ये सूट इंस्टीट्यूट कर रही होती है ना, तो उस पर ये ऑब्लिगेशन नहीं होती। वो बजाय ऐसा करने के बजाय उसके लिए सफिशेंट होगा कि वो एक अप्रोप्रिएट नेम लिख दे प्लेंटिफ या डिफेंडेंट का, जैसे कि सेक्शन 79 में बताया हुआ है। जैसे सेक्शन 79 के अंदर एक चीज़ डिस्कस की है कि अगर तो आप लोग गवर्नमेंट दावा दायर कर रही है और वो फेडरल गवर्नमेंट है, तो उस केस के अंदर प्लेंटिफ होगी पाकिस्तान। हम लोगों ने कुछ और नहीं लिखना प्लेंटिफ की जगह पे। और इसी तरह जब जो है वो सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और वो गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर डिफेंडेड होगी इस केस के अंदर पाकिस्तान। इसी तरह प्रोविंशनल गवर्नमेंट जब सूट इंस्टीट्यूट कर रही होती है, और इस सिचुएशन में जो रिस्पेक्टिव प्रोविंस की गवर्नमेंट वो होती है, वही डिफेंडेड होती है, और वही, अगर वो सॉरी डिफेंड कर रही होती है तो वही डिफेंडेड होती है, अगर वो सूट इंस्टीट्यूट कर रही होती है तो वही प्लेंटिफ होती है। जैसे कि अगर पंजाब का वो जो रेलवे का दायरा था जिसकी वजह से हादसा पेश आया और वहाँ फौत हो गई, तो उस केस के अंदर आप फर्ज कर लें कि वो पंजाब की कोई ट्रेन थी, जैसे मिल्लत थी या नाइट को, जो भी जो पंजाब की आप फ़र्ज़ कर लें कोई ट्रेन चल रही थी और उसकी वजह से जो है वो हादसा पेश आ गया। तो अब क्या होगा कि उधर बजाय आप लोग उस रेलेवेंट रेलवे के डिपार्टमेंट के बंदों के जो हेड हैं उनको पार्टी बनाने के बजाय आप जस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पार्टी बना लोगे। उधर आप डिफेंडेड का नाम पे जस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लिखोगे। सो रूल 3 को अगर दोबारा सिंपली करें तो वो कह रहे हैं कि नॉर्मली जब आप सूट इंस्टीट्यूट करते हो या फिर डिफेंड कर रहे होते हो, उस टाइम प्लेट के अंदर जो है वो नेम और डिस्क्रिप्शन जो है वो प्लेंटिफ और डिफेंडेड लिखना होता है, लिखना होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट दावा कर रही है और उसके अगेंस्ट दावा किया जा रहा है, तो उसे ये रिक्वायरमेंट पूरी करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सेक्शन 79 की रिक्वायरमेंट को लेकर चलेगी। यानी सेक्शन 79 में ये है कि अगर गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है और उसके अगेंस्ट दावा दायर किया जा रहा है, तो डिफेंडेड की जगह पे फेडरल गवर्नमेंट लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना होता। और अगर गवर्नमेंट जो है किसी पंजाब की है तो रिस्पेक्टिव सॉरी किसी सूबे की है तो रिस्पेक्टिव सूबे की गवर्नमेंट का नाम लिखते हैं। जैसे कि पंजाब की है तो आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को डिफेंडेड बनाओगे, आपने नेम डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना। फिर है रूल 4, एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस। इसी तरह जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई समन ऑर्डर 5 के तहत जब पार्टी दावा करती है तो उससे समन वसूल होते हैं
कि अब आपकी नेक्स्ट पेशी ये है, फलाँ है आने के लिए, कोर्ट इंटीमेट करती है कि इस डेट पे आपने कोर्ट में आना है। सो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के जब दावा दायर कर रही है या उसके अगेंस्ट किया जा रहा है, तो उस टाइम ये जो सर्विसेज हैं कोर्ट की, प्रोसेसेस यानी समन नोटिसेस वगैरह, वो किस पर्सन ने वसूल करने हैं। वो कह रहे हैं द गवर्नमेंट प्लीडर इन एनी कोर्ट शैल बी द एजेंट ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग प्रोसेसेस अगेंस्ट अ गवर्नमेंट इशूड बाय सच कोर्ट। मतलब ये कि जो सरकारी वकील होता है ना, गवर्नमेंट प्लीडर किसी भी कोर्ट के अंदर, वो गवर्नमेंट का एजेंट कंसीडर किया जाता है। किस पर्पस के हवाले से? यही कि कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी कोई प्रोसेस यानी नोटिस समन वगैरह इशू होंगे, वो इस पर्सन ने रिसीव करने हैं। सो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जब दावा इंस्टीट्यूट हो रहा है या गवर्नमेंट कर भी रही है, तो उसको गवर्नमेंट को उसके केस के हवाले से इन्फॉर्म करने के कोई समन नोटिस भेज रहे हैं आप लोगों ने, तो आप लोग गवर्नमेंट प्लीडर को दोगे। वो एफिशिएंट डिलीवरी, फैक्चुअल डिलीवरी कंसीडर की जाएगी कि वाकई गवर्नमेंट को समन, सॉरी, नोटिस वगैरह मिल गया है। नेक्स्ट है रूल 5, फिक्सिंग ऑफ अ डे फॉर अपेयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट। अब समन बेसिकली जब आप देते हो, इंटीमेट करते हो, आप इन्फॉर्म करते हो कि कोई फलां डेट आपकी पेशी है, तो इस डेट पर आपने कोर्ट में अपेयर होना है। तो कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट पार्टी है, उसको समन किया जा रहा है ना, तो उसके लिए समन के अंदर आपको कितना टाइम, किस तरह आपने फिक्स करना है उसकी अपेयरेंस का। The court in fixing a day for the government to answer to the plaint shall allow a reasonable time for the necessary communication with the government through the proper channel and for the issue of instruction to the government pleader to appear and answer on behalf of government and may extend the time at its discretion। वो कह रहे हैं जब कोर्ट गवर्नमेंट के लिए एक टाइम फिक्स कर रही है ना कि उसने अपनी प्लेंट का आंसर देना है, मतलब उसको समन में जो उसके लिए वो टाइम फिक्स कर रही है कि इस डेट पर अब आपने कोर्ट में अपेयर होना है, तो उस टाइम लिमिट को फिक्स करते हुए उसने उसे एक रीज़नेबल टाइम देना है कि वो टाइम लिमिट इतना रीज़नेबल होना चाहिए कि उस टाइम लिमिट के अंदर गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सके अपने प्रॉपर चैनल के साथ, और कम्युनिकेशन करने के बाद बाकायदा गवर्नमेंट लीडर को इंस्ट्रक्शन दे सके कि भाई अब आपने गौर, क्योंकि ये सरकारी वकील है ना, इसने ऑन इंस्ट्रक्शन, फिर जब उसे जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, उसने फिर उसी हिसाब से आके कोर्ट में अपेयर होना है और आंसर देना है, गवर्नमेंट के केस को लेकर चलना है। सो वो कह रहे हैं कि इतना टाइम लिमिट देना है उस समन के अंदर कि गवर्नमेंट को बाकायदा एक प्रॉपर टाइम मिल सके कि वो अपने भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर सके और आगे इंस्ट्रक्शन भी दे सके गवर्नमेंट लीडर को कि आपने केस के अंदर आगे क्या प्रोसीडिंग करनी है। इतना रीज़नेबल टाइम होना चाहिए जो कोर्ट को गवर्नमेंट को समन पेश कर देती है उसके अंदर। और ये टाइम लिमिट जो है वो गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो बढ़ा भी सकती है अपनी डिस्क्रिप्शन पे। नेक्स्ट है रूल 6, अटेंडेंस ऑफ पर्सन एबल टू आंसर क्वेश्चन रिलेटिंग टू सूट अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसी तरह अगर कोई दावा गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और कोई पर्सन जो है वो उस केस के अंदर उस रेलेवेंट विटनेस है, वो उस सवालों के जवाब दे सकता है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो कह रहे हैं उस पर्सन की अटेंडेंस, उसको बुलाया जाएगा। द कोर्ट में आल्सो इन एनी केस इन विच द गवर्नमेंट प्लीडर इज नॉट अकम्पेन्ड बाय एनी पर्सन और द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट हु मे एबल टू आंसर एनी मटेरियल क्वेश्चन रिलेटेड टू सूट डायरेक्टिंग द अटेंडेंस ऑफ अ सच पर्सन। वो कह रहे हैं कि कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि किसी भी केस के अंदर के गवर्नमेंट प्लीडर, सरकारी वकील तो आया लेकिन वो उस पर्सन के साथ नहीं आया, गवर्नमेंट की तरफ से जो पर्सन जो है वो इसको केस से रिलेटेड जो भी मटेरियल क्वेश्चन, अहम सवाल थे, वो उसके आंसर दे सकता था, तो कोर्ट उसकी अटेंडेंस को रिक्वायर करेगी। अब अगर हम उसी एग्जाम्पल को लेकर चले कि जो रेलवे डिस्प्यूट हुआ, कि ट्रेन जो है वो ट्रैक से हट गई और एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। अब जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट है पंजाब का, वो उस केस को डिफेंड कर रहा है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पार्टी ऑफ द सूट है क्योंकि ये पंजाब का इदारा था। तो गवर्नमेंट प्लीडर इस केस के अंदर इस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि जो वहाँ पर जो पर्सन इस फैक्ट से एक्वेंटेड है, जिसने ट्रैक के बारे में इन्फॉर्म किया था कि भई आज महकमा, हो सकता है कि आप जैसे स्मोक का टाइम पीरियड चल रहा है ना, तो स्मोक की वजह से महकमा मुहसियात का कोई बंदा था जिसने पेशन गोई गई थी कि इस टाइम पर जो है वो आपने ट्रेन नहीं चलानी, क्योंकि फिर भी ट्रेन उस टाइम चली, या फिर जो उसका ड्राइवर था वो उस केस से फैक्ट से हुआ था, या कोई भी जो ट्रैक पे वो पर्सन रेलेवेंट अमला कोई भी रेलवे का जिसे इस फैक्ट के बारे में पता था, ताकि कोर्ट उससे जो सवाल हैं केस के कि क्या वजह बनी इस एक्सीडेंट की, उनसे पूछ सके। गवर्नमेंट लीडर खुद तो आ गया, वो उनको लेकर नहीं आया, तो कोर्ट उन पर्सन के आने की का ऑर्डर दे सकती है कि इनको कोर्ट में पेश किया जा सके, क्योंकि कोर्ट ने फिर अपना माइंड, जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के लिए पहले उसे फैक्ट और एविडेंस देखने पड़ते हैं ताकि ऑन मेरिट पे केस आ सके, वरना तो फिर अनसफिशिएंट जस्टिस हो जाएगा। तो लिहाजा वो कह रहे हैं कोर्ट कह सकती है कि भई इस पर्सन को पेश किया जाए।
रूल नंबर 7। अब यहाँ तक जो फर्स्ट 6 रूल थे वो हमारे थे गवर्नमेंट से रिलेटेड, मतलब जो गवर्नमेंट दावा दायर कर रही है या उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, वो इससे डील करते थे। नेक्स्ट अब आपके पास रूल 7 और 8 जो है ना, वो पब्लिक ऑफिसर से डील करते हैं कि जब पब्लिक ऑफिसर सूट इंस्टीट्यूट करते हैं या उनके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया जा रहा है, तब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। प्रोसीजरल के हिसाब से तो ये ऑर्डर है। इसी मैटर से मुतल्लक जो ये सब्जेक्ट हैं इस ऑर्डर के, इससे मुतल्लक जो सब्सटेंटिव प्रोविजन है सीपीसी के अंदर, वो सेक्शन 79 टू 82 डील करती है। और वहाँ पर बस ये बताया गया था कि भई यानी कि प्रोसीजर नहीं बताया गया था, वहाँ पर जस्ट ये बताया गया था कि ये लोग के अगेंस्ट दावा दायर किया जा सकता है पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट, और ये भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है, इसके अगेंस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन जब इनके अगेंस्ट किया जाता है या ये कर रही होती हैं, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, उस हवाले से वो सेक्शन 79 टू 82 साइलेंट थे। वो प्रोसीजर जो है वो सारा यहाँ पर आपको ऑर्डर 27 के अंदर बताया गया। तो रूल उधर जो है वो कंफ्यूज हुए बगैर अब रूल 7 को स्टार्ट करते हैं। रूल 7 कहता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम टू अनेबल पब्लिक ऑफिसर टू मेक रेफरेंस टू द गवर्नमेंट, कि पब्लिक ऑफिसर अपना मैटर गवर्नमेंट को रेफर कर सके, इस पर्पस के लिए टाइम बढ़ाया जा सकता है। अब टाइटल से तो ये चीज़ क्लियर है, देखते हैं इसमें क्या डिस्कस किया है। जो दो सब रूल हैं इसके। सब रूल 1 कहता है वेयर द डिफेंडेड इज अ पब्लिक ऑफिसर एंड ऑन रिसीविंग द समन कंसीडर इट प्रॉपर टू मेक अ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट बिफोर आंसरिंग द प्लेन। वो कह रहे हैं कि अगर जो डिफेंडेड है वो पब्लिक ऑफिसर है और समन रिसीव करने के बाद उसे लगता है कि ये ज़रूरी है कि मैं ये मैटर ना गवर्नमेंट को रेफर कर दूं, प्लेन का आंसर बजाय खुद देने के वो कहता है पहले ना मैं मैटर गवर्नमेंट को रेफर कर दूं। ही में अप्लाई टू द कोर्ट टू ग्रांट सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम। He may apply to the court to grant such extension of time fixed in the summons as may be necessary to enable him to make such reference and to receive order thereon through the proper channel। सो वो कहता है कि वो कोर्ट में ना दरख्वास्त दे सकता है, इसके पास डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि जो समन में आपने मुझे टाइम लिमिट दिया है ना, तो काइंडली आपसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें ताकि मैं ये मैटर रेफर कर सकूं गवर्नमेंट को और प्रॉपर ऑर्डर रिसीव कर सकूं प्रॉपर चैनल के थ्रू। सो वो कह रहे हैं कि अगर डिफेंडेड पब्लिक ऑफिसर है, उसे समन मिलता है और उसे लगता है कि भाई मैं बजाय पहले खुद प्लेन का आंसर देने के बजाय ना मैं गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर लूँ, क्योंकि मैं तो पब्लिक ऑफिसर हूँ, ये मैटर जो है मैं गवर्नमेंट को रेफर कर दूँ, तो वो कोर्ट को ना दरख्वास्त दे सकता है कि भई आप ना ये टाइम लिमिट मेरा मज़ीद बढ़ा दें, जितना आपने मुझे समन में दिया है ना अपेयर होने के लिए। वो कहता है कि इतना ये एफिशिएंट नेसेसरी नहीं है कि मैं कोर्ट को गवर्नमेंट के साथ भी मैटर डिस्कस कर लूँ और फिर खुद भी आकर अपेयर हो जाऊँ। तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे ना थोड़ा-सा टाइम बढ़ा दें ताकि मैं ये मैटर रेफर कर सकूँ गवर्नमेंट से, फिर जो गवर्नमेंट मुझे ऑर्डर दे उस हिसाब के बाद मैं इस केस को लीड करूँ। सो सब रूल 2 कहता है कि अपॉन सच एप्लीकेशन द कोर्ट शैल एक्सटेंड द टाइम फॉर सो लॉन्ग एज़ अपीयर टू बी नेसेसरी। सो कोर्ट जो है इसकी दरख्वास्त के ऊपर इसका टाइम लिमिट बढ़ा सकती है, जो भी उसे बेहतर लगेगा। अब इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसके मुतल्लिक़ ना ARY का एक ड्रामा आया था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। आई थिंक सो कोई ड्रामा था, पता नहीं क्या नाम था उसका। हाँ, नहीं, नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा। मुझे इतना याद है कि उस ड्रामे में ना एक एक्टर है, अली अब्बास है आई गेस। तो उसका ड्रामा था, उसमें उन्होंने दिखाया था कि ना उसने ना पुल बनाया, वो उन्होंने कोई सिविल इंजीनियर दिखाया हुआ था और उसने उसमें एम्बेज़लमेंट ऑफ फंड की हुई थी, मतलब प्रॉपर मटेरियल नहीं इस्तेमाल किया हुआ था। और जिसकी वजह से पुल गिर गया और जितने लोग फिर फ़ौत हुए, तो उसकी वजह से उन्होंने दिखाया था ड्रामा में कि ना उसको जेल हो गई। आई गेस उमें उम्र कैद ही हो गई थी पूरी, उसे काफ़ी सज़ा हो गई थी। गवर्नमेंट ने उसके उस एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी, क्योंकि यानी अगर गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि उन्होंने कहा था कि भई ये आपका अपना फ़ॉल्ट है। तो अगर आप भी इसको थोड़ा-सा एलिब्रेट करें इस एग्ज़ाम्पल को, कि अगर एक पर्सन है, इसी पुल वाले एग्ज़ाम्पल को लेकर चलते हैं कि वो है कोई सिविल इंजीनियर है और उसने गवर्नमेंट के बिहाफ़ पे उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो पब्लिक ऑफ़िसर है, उसने ना कंस्ट्रक्शन करनी है। ये जो बनाते नहीं है मुल्क के अंदर इंजीनियर्स चीज़ें वग़ैरह, कंस्ट्रक्शन वग़ैरह करते हैं, वो पब्लिक ऑफ़िसर ही था और उसकी ये ड्यूटी थी, उसने कंस्ट्रक्शन करनी थी। लेकिन उसने प्रॉपर मटीरियल नहीं लगाया, उसने करप्शन की। जैसे कि इस ड्रामा का सिनेरियो भी था कि उसने करप्शन की। तो उसके बाद जब ये हादसा हो गया, पुल गिर गया, अवाम मर गई, आम अवाम मर गई, तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया गया। अब वो क्या कहता है, वो कहता है, "भई मैंने तो पब्लिक कैपेसिटी में काम किया था।" तो पहले एक दफ़ा जब बंदा फँसने लगता है, तो वो हाथ-पाँव मारता है, कोशिश करता है कि वो कहते हैं ना मरता क्या ना करता। तो वो कोशिश करता है कि वो गवर्नमेंट को कहता है, इन्फॉर्म करता है कि भई मैं तो आपकी ऑफ़िशियल कैपेसिटी में काम कर रहा था, तो इसलिए आप इस एक्शन की ज़िम्मेदारी लें। तो वहाँ पर उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारी अगर ना ले गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहती है भई खुद ही भुगतो।
अगर तो गवर्नमेंट उससे कहती है कि खुद ही भुगतो, तो फिर तो उस पर वही ड्रामे वाला सीन हो जाएगा, वो खुद ही भुगतेगा। और उस टाइम ना अगर गवर्नमेंट आपके एक्शन की ज़िम्मेदारी ना ले, यानी आपको वो ये नहीं समझती कि भई आपने ऑफ़िशियल कैपेसिटी में काम किया, बल्कि ये आपका काम है, तो तब वो आपका पब्लिक कैपेसिटी के अंदर वो केस समझा जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट आपकी ज़िम्मेदारी ले लेती है, तब वो आपको वकील प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट लीडर आपके केस को रिप्रेज़ेंट करता है। इसको हम एक और एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं, एक शाहरुख खान की भी फ़िल्म है इसके हवाले से, बहुत पुरानी फ़िल्म है। मेरे ख़्याल से कोई फ़िल्म है कि राजू बन गया जेंटलमैन, इसका मुझे नाम याद है। तो उस फ़िल्म के अंदर भी यही होता है कि वो कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहा है, लेकिन उसने ना प्रॉपर मटेरियल लगाया हुआ है। उसे केस में फँसा दिया जाता है कि इसने इस तरह किया हुआ था जिसकी वज़ह से आम आवाम मर गई। उसके ऊपर भी यही केस के उसके ऊपर यही एलिगेशन था कि इसने कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर मटेरियल नहीं लगाया, और उसकी जो भी कंपनी थी उसने भी हाथ हटा लिया उसके ऊपर से कि ये आपका ही काम किया हुआ है, ये हमारा एक्शन नहीं है। तो उस केस में भी वही पर्सन लास्ट में उन्होंने फ़िल्म में दिखाया था कि वो बच जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो असल रियलिटी चेक दिया है वो एआरवाई वालों ने दिया है। आपको मैंने बस मुझे यहाँ पर सिर्फ़ इनको इनका एग्ज़ाम्पल मैंने सिर्फ़ इसलिए दिया है ताकि ये सिनेरियो आपको क्लियर हो जाए कि अगर एक पर्सन ऑफ़िशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, पब्लिक ऑफ़िसर है और उसके अगेंस्ट केस आता है, तो उसके पास होता है, गवर्नमेंट को मैटर वो रेफर कर सकता है कि गवर्नमेंट उसकी हेल्प करे। लेकिन अगर कि क्योंकि मैं ये ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा था, मैं आपका पब्लिक सर्वेंट था, अगला वो बंदा ये कह सकता है। लेकिन गवर्नमेंट अगर उससे हाथ उठा ले, तो फिर वो प्राइवेट कैपेसिटी में अपने केस को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर वो उस पर शफकत का हाथ रख देती है, तो फिर इस सिचुएशन में वो उसे गवर्नमेंट पीरियड प्रोवाइड करती है और वो उसके केस को डिफेंड करता है। ये आगे जो मैंने ये जो एग्ज़ाम्पल आपको दी है ना, आगे जो इसका रूल है ना, रूल 8, उसको समझने भी आपको काम आएँगी। So again, a procedure in suit against public officer, where the government undertake the defense of a suit against a public officer, the government pleader, upon being furnished with authority to appear and answer the plaint, ओके, अंडरटेक जब गवर्नमेंट ज़मानत ले लेती है ना कि वो जो भी सूट पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट है वो कि उसको हम डिफेंस करेंगे, तो गवर्नमेंट प्लीडर जो है वो फिर फर्निश करता है कि भाई मैं इसके बिहाफ पे ना अपेयर हूँगा प्लेंट में और आंसर करूँगा। वो कोर्ट में दरख्वास्त देता है और इस दरख्वास्त के ऊपर कोर्ट क्या करती है, इस अथॉरिटी को वो नोट कर लेती है और सिविल सूट के अंदर इस चीज़ को इंटर कर लेगी। सब रूल 2 कहता है कि वेयर नो एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1 इज मेड बाय द गवर्नमेंट लीडर ऑन बिफोर द डे फिक्स्ड इन द नोटिस फॉर द डिफेंडर टू पेयर एन आंसर, मतलब उसको समन मिला था डिफेंडर को कि इस डेट पर अब आपने आना है, केस में पेयर होना है, और गवर्नमेंट ने उस पर कोई हाथ नहीं रखा, उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं उसके गवर्नमेंट लीडर ने जमा करवाई कि हम आपके भी हाफ पे इस केस को रिप्रेजेंट करेंगे, डिफेंड करेंगे। द केस शैल प्रोसीड एज इन अ सूट बिटवीन अ प्राइवेट पार्टीज, तो ये केस जो है वो उन प्राइवेट पार्टीज के दरमियान ही चलेगा। Provided that the defendant shall not be liable to arrest nor his property to attachment otherwise, इसी तरह ये जो डिफेंडेड होता है ना, यानी जो पब्लिक ऑफिसर, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ना ही उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ना इसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, जस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री इसके खिलाफ ये एक्शन लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि मिसाल के तौर पर वही एक रेलवे डिस्प्यूट ले लेते हैं कि रेलवे डिस्प्यूट हुआ, ट्रेन का हादसा हो गया, जनरल पब्लिक की डेथ हो गई उस सिनेरियो में, तो जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट पंजाब की वो ट्रेन थी, तो पंजाब गवर्नमेंट उधर केस में, सॉरी, हाँ, ट्रेन वाला हादसे तक ठीक है कि हादसा हुआ ना और अवाम अवाम की उसमें डेथ हो गई। अब यहाँ पर जिसने ट्रैक बनाया था, ट्रैक लगाया था, उसके ऊपर एलिगेशन है कि भई इसने ट्रैक ठीक नहीं लगाया। वो पब्लिक ऑफ़िसर जिसने उसकी पूरी कंस्ट्रक्शन की, तो उसके ऊपर एलिगेशन है कि ये इसका फ़ॉल्ट है, इसकी वज़ह से हादसा हुआ। अब अगर तो गवर्नमेंट कह देती है कि ज़िम्मेदारी ले लेती है कि इसके क्या ये पब्लिक ऑफ़िसर है, पब्लिक कैपेसिटी में इंसिडेंट हुआ, तो हाँ, गवर्नमेंट लीडर इस केस को रिप्रेज़ेंट करेगा, तब तक तो ठीक है कि गवर्नमेंट रिप्रेज़ेंट करेगी। और वो फिर सिविल सूट कंसीडर किया जाएगा अगर गवर्नमेंट इसके केस को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस पर शफ़क़त का हाथ नहीं रखती, गवर्नमेंट लीडर्स के डिफेंस की हामी नहीं भरता कि भई आप पब्लिक ऑफ़िसर हैं, हम आपकी तरफ से इस केस को रिप्रेजेंट करेंगे जो आपके अगेंस्ट दावा हुआ है, तब ये केस जो है वो प्राइवेट पार्टीज़ की सूरत में कंसीडर किया जाएगा कि ये केस प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान केस है। सो आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, वरना ना ऑर्डर में वैसे कुछ नहीं होता, लॉ में वैसे सिर्फ लॉ सिर्फ एक प्रोविजंस ही होती हैं, लेकिन जब तक हम लोग उसे एग्जाम्पल के साथ नहीं ना समझते, अगर कोई नहीं भी आपको एग्जाम्पल दे रहा होता, तो आप रूल लॉ पढ़ने के बाद खुद अपने माइंड में एग्जाम्पल देखें, क्योंकि इतनी सारी वेब सीरीज़ है, इतनी सारी चीज़ें, हमने कुछ ना कुछ देखा होता है, और हर रोज़ हम लोग न्यूज़ में भी क्राइम होते हुए देखते हैं,
हर जगह पे आए गए दिन हमें कोई ना कोई क्राइम देखने को मिल ही जाता है। तो अगर वो आपने जहाँ से भी कोई भी चीज़ आपको कोई ऑफेंस सुनने को मिले ना, तो ऑफेंस तो अपने माइंड में लाज़मी रखा करें, क्योंकि हो सकता है उस टाइम आपने वो रेलेवेंट लॉ ना पढ़ा हो। कभी फ्यूचर में आप उससे मुतल्लिक लॉ पढ़े तो आपको फ़ौरन क्लिक करेगा कि ये एक हिस्ट्री बन जाती है माइंड में, एक चीज़ याद रह जाती है कि इससे रेलेवेंट कि मैंने इंसिडेंट पढ़ा था, ये मैंने खबर सुनी थी, या ये मैंने रसाला पढ़ा था, ये मैंने नॉवल पढ़ा था, ये मैंने ड्रामा देखा था इसके मुतल्लिक। यानी एग्ज़ाम्पल आपने खुद से तलाश करनी होती है। लॉ जब तक समझ नहीं आता, जब तक आप एग्ज़ाम्पल के साथ नहीं उसे समझते। तो एग्जाम्पल्स खुद बनाने की भी कोशिश किया करें। सब उसके बाद आ जाता है रूल 8A, नो सिक्योरिटी टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और अ नो सिक्योरिटी टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर से ना सिक्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं होती, उनसे रिक्वायर की जाती। नो से सिक्योरिटी एज इज मेंशन इन रूल 5 एंड 6 ऑफ ऑर्डर 41 शैल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और वेयर द गवर्नमेंट हैज अंडरटेक द डिफेंस ऑफ अ सूट फ्रॉम एनी पब्लिक ऑफिसर सूड इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्ट alleged टू बी डन बाय हिज ऑफिशियल कैपेसिटी। सो वो कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट कोई केस को डिफेंड कर रही होती है, या फिर वो ज़मानत लेती है कि भई कोई पब्लिक ऑफ़िसर के ऊपर कोई एक्ट एलिगेशन है उसके ऊपर कि इसने फलाँ एक्ट किया है अपनी ऑफ़िशियल कैपेसिटी में, और उसकी ऑफ़िशियल कैपेसिटी होने की वज़ह से गवर्नमेंट ज़मानत ले रही है कि वो उसकी तरफ से केस को रिप्रेज़ेंट करेगी। तो इन दोनों सिनेरियो में ना गवर्नमेंट से और ना ही पब्लिक ऑफ़िसर से सिक्योरिटी ली जाती है ऑर्डर 41 के रूल 5 और 6 के अंदर। सो ये आपको आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट है रूल 8 बी, डेफिनिशन ऑफ अ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट लीडर। ये तो नहायत ही आसान है। रूल 8 बी, इसमें भी ये बताया गया है कि भाई गवर्नमेंट क्या है और गवर्नमेंट लीडर क्या है। अगर मैं इसको आपको सिंपली बता दूँ तो वही कह रहे हैं कि भाई जब फेडरल गवर्नमेंट केस को डिफेंड या सूट को इंस्टीट्यूट कर रही है और उसकी तो उस टाइम गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट है। इसी तरह जब प्रोविंशनल गवर्नमेंट, अब वो चाहे वो किसी भी सूबे की है, जो कि 4 सूबे हैं हमारे पास, तो वो कोई भी सूबे की गवर्नमेंट जो केस को रिप्रेजेंट या इंस्टीट्यूट कर रही है, तो उस टाइम उस रिस्पेक्टिव प्रोविंस की गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट होगी। मिसाल के तौर पर पंजाब की गवर्नमेंट केस को डिफेंड कर रही है, तो उस केस में जो है वो गवर्नमेंट प्रोविंशनल सॉरी पंजाब गवर्नमेंट होगी। और इसी तरह फिर वो जो रेलेवेंट गवर्नमेंट अपने केस को डिफेंड करने के लिए, इंस्टीट्यूट करने के लिए जिन से भी प्लीडर को अपॉइंट करती हैं, वो पर्सन गवर्नमेंट प्लीडर कहलाता है। ये इस रूल 8 बी के अंदर बताया हुआ है, लेकिन हम इसको बेयर एक्ट से भी रीड करते हैं। अगर इन दिस ऑर्डर गवर्नमेंट गवर्नमेंट लीडर मींस रिस्पेक्टिवली, यानी इस ऑर्डर के अंदर गवर्नमेंट गवर्नमेंट लीडर से मुराद क्या है, वो कह रहे हैं। अब इसमें क्लॉज बी ओमिटेड है, ए और सी है। ए कहता है कि इन रिलेशन टू एनी सूट बाय और अगेंस्ट अ फेडरल गवर्नमेंट और अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर इन द सर्विस ऑफ दैट गवर्नमेंट। अगर कोई दावा है फेडरल गवर्नमेंट से मुतल्लक या वो कर रही है, और इसी तरह कोई पब्लिक ऑफिसर से मुतल्लिक दावा है इसी गवर्नमेंट के क्योंकि इधर लिखा हुआ है इन द सर्विस ऑफ दैट गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं अगर कोई सूट है फेडरल गवर्नमेंट कर रही है या उस फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया जा रहा है, इसी तरह कोई दावा है इसी गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट के पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट या वो कर रहा है, तो फेडरल गवर्नमेंट एंड सच प्लीडर एज दैट गवर्नमेंट में अपॉइंट। तो अब गवर्नमेंट से मुराद तो फेडरल गवर्नमेंट ही है, प्लीडर से मुराद वो होगा जिसे गवर्नमेंट जो है वो इस ऑर्डर के अंदर जनरली और स्पेशली इस पर्पज के लिए अपॉइंट करेगी। मतलब जैसे अब फेडरल गवर्नमेंट ऐसा प्लीडर अपॉइंट करेगी ना, वो पर्सन गवर्नमेंट प्लीडर कहलाएगा। नेक्स्ट है क्लाउसी इन रिलेशन टू, इसी तरह वो कह रहे हैं अगर कोई दावा है प्रोविंशनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या वो कर रही है, या इसी तरह इसी प्रोविंशनल गवर्नमेंट के किसी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट दावा है या वो कर रहा है, तो गवर्नमेंट तो यहाँ पर प्रोविंशनल गवर्नमेंट ही होगी, वो रिस्पेक्टिव प्रोविंशनल गवर्नमेंट ही होगी। प्लीडर से मुराद वो पर्सन होगा जिसे प्रोविंशनल गवर्नमेंट इस ऑर्डर के तहत जनरली स्पेशली ऐसा गवर्नमेंट प्लीडर अपॉइंट करेगी। सो आई होप आपको ये ऑर्डर 27 समझ आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से इसे समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो, मुझे लग रहा है कि शायद ड्यू टू एग्जांपल कोई अनएम्बिग्विटी रह गई है, तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारा ऑर्डर 27 तो कंप्लीट हो गया।